कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया डाउटनेट में भौतिक विज्ञान में हम वृत्तीय गति नामक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसका आज लेक्चर नंबर 4। ये एक छोटा सा ही चैप्टर है, जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये चैप्टर हमने कैसे बनाया है। ये चैप्टर हमने बेटा अलग अलग जगह से जहां जहां वृत्तीय गति आना था उन सबको खींच खींच के एक नया चैप्टर बनाया है। क्यों बनाया है? ताकि आपको उस कंसेप्ट की 100% क्लैरिटी रहे, आप उसको इन डेप्थ समझ पाए कि एक्चुअल में कौन सा टर्म कहां यूज करना है और कौन सा फॉर्मूला कब कैसे यूज करना है। तो उसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने यहां पर गतिकी पढ़ ली है, मतलब शुद्ध गतिकी की बातें कर ली है, जिसमें हमने थीटा, ओमेगा, अल्फा, फिर उसके बाद वेग या चाल, विस्थापन, दूरी, त्वरण में भी अभिकेंद्रीय त्वरण, स्पर्शी की त्वरण, जमाने भर की सारी बातें करी। फिर हमने पिछली क्लास में एक समान वृत्तीय गति तथा असमान वृत्तीय गति पर भी चर्चा करी थी। फिर उसके बाद में आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वृत्तीय गति की बल गतिकी पे, मतलब शुद्ध गतिकी खत्म होने के बाद में अब हमें बात करनी है बल से रिलेटेड, कि जब बल लगता है या जो बल लग रहा था। देख, अभी हमने बात करी अभिकेंद्रीय त्वरण की, तो अभिकेंद्रीय त्वरण कहां से आएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण के लिए बल की भी तो आवश्यकता है, तो वही बल पे आज चर्चा करेंगे हम। साथ ही साथ फिर हम अगली क्लास में वृत्तीय गति पर, ये ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति पर चर्चा करेंगे। तो 5 क्लास के अंदर, 5 से 6 क्लास के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। तो आज की केवल एक ही कहानी वृत्तीय गतिकी की बल गतिकी। हम कहानी शुरू करते हैं, है ना, और हम कुछ बेसिक सी बातों से शुरू करेंगे। देखिए बेटा, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सर एक वस्तु गोल 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 घूम रही है ना, लेकिन वो गोल घूम रही है तो आपने बोला सर उसके केंद्र की तरफ एक परिमाणीय त्वरण होना चाहिए, जिसे हमने अभिकेंद्रीय त्वरण बोला। अब हम इसको और बेसिक से समझते हैं। मान के चलो कि यहां पर एक रस्सी है और एक पत्थर बंधा हुआ है ना, यह क्षैतिज तल में है। सबसे पहली बात कहां है भैया? यह क्षैतिज तल में है। क्षैतिज तल कहने का मतलब क्या है कि यह सर ऐसा जमीन पर, या आपने टेबल है, टेबल पे ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो। तो अगर ये क्षैतिज तल में है तो यहाँ पे ये घूमेगा। हाँ सर ये घूमेगा, ये घूमेगा, घूमे रे। तो अभी ऐसे घूम रहा था, तो अब यहाँ पर ये घूम रहा है। तो इसको अगर मैं थोड़े से कॉमन सेंस से पूछूं आपसे कि यार अगर आपने इस रस्सी को ऐसा पकड़ कर और ऐसे गोल 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 घुमा रहे हो, तो क्या आपको रस्सी पर कुछ बल लगाना पड़ेगा? हाँ सर बिल्कुल। क्या रस्सी पर तनाव आएगा? हाँ सर बिल्कुल रस्सी पर तनाव आएगा। तो एक्चुअल में वो तनाव क्या कर रहा है? वही तनाव अभिकेंद्रीय बल बना रहा है ना। देखिए बेटा, इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं। हमने पहले पढ़ा था सर त्वरण नामक एक चीज होती है ना। तो त्वरण क्या है? त्वरण क्या है? इसमें त्वरण जो होगा सर वो केंद्र की तरफ आएगा, परिमाणीय त्वरण, जिसे हमने एसी बोला। मैंने बोला यह नियत चाल से चल रहा है। कैसे चल रहा है? ये नियत चाल से चल रहा है। तो अब अभिकेंद्रीय त्वरण जो आएगा, त्वरण क्या होता है सर? ये आपने सिखाया v²/r, या इसे ही आपने सिखाया ω²r। तो देखिए बेटा, ये वास्तविकता में क्या है? यह जैसे जैसे मैं लिखता था F = ma, अगर मेरे लेक्चर का स्टार्टिंग का 5 से 7 मिनट बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ढंग से नहीं देखा तो साफ हो जाएगी कहानी। इस बात की गारंटी मेरी है, साफ करने की भी गारंटी है। ध्यान से समझो, यहां पर ये क्या है? त्वरण है। ये v²/r, या ऐसे मैं ω²r लिख सकता हूं। ये क्या है? ये त्वरण है। यह परिमाणीय त्वरण है केंद्र की तरफ। तो अगर मुझे त्वरण पता है तो मैं बल की भी बात कर सकता हूं। बिल्कुल सर बल की भी बात कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं बल लिखूंगा, इसका बल, देख त्वरण है तो त्वरण के कारण बल भी होगा। तो बल क्या होता है? बल इसे मैं कौन सा बोलूंगा भैया? अभिकेंद्रीय बल। तो बल होता है सर F बराबर होता है ma, है ना। अच्छा एक बात बता, मुझे एक बात याद आई। एक बात बता, F = ma बल है क्या कोई सा? नहीं सर, क्या पूछना चाह रहे हो? जैसे देख, मैंने तुझसे पूछा तनाव एक बल है। हाँ सर तनाव एक बल है। गुरुत्वीय बल है। हाँ सर बल है। फिर उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है क्या? हाँ सर बल है। इसके अलावा अगर मान के चलो कि दो चुंबक अपने आप को एक दूसरे पर आकर्षित कर रहे, तो चुंबकीय बल है क्या?
हाँ सर बल तो है। नाभिक बल बल है, हाँ सर ये भी बल है। उसके अलावा हमने विद्युत बल के बारे में कभी पढ़ा था, तो विद्युत बल क्या है सर, हाँ ये भी बल है। हाँ ये सब अलग अलग प्रकार के बल है, लेकिन एमए कोई बल है क्या? F इक्वल्स टू एम ए में F इक्वल्स टू एम ए जब लिख रहा हूं तो ये बल है क्या? अबे नहीं मूर्ख बालक, ये बल नहीं है, ये परिमाणी बल है। ये क्या है? ये F इक्वल्स टू एम ए जब लिखते हैं, बहुत ध्यान सुनना मेरे बालक, ये F इक्वल्स टू एम ए जब भी लिखते हैं हम, तो ये होता है सर परिमाणी बल। ये क्या है? ये है परिमाणी बल। तो परिमाणी बल कहने का तात्पर्य क्या है बालक यहां से? तो बेटा यहां से परिमाणी बल कहने का तात्पर्य है कि यह F इक्वल्स टू एम ए जब भी हम करते थे तो कैसे करते थे? जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने बोला ओहो भैया यहाँ पर एक पुलिस सिस्टम है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है, तो इसमें हम ऐसा देखते थे कि अच्छा सर ऊपर तनाव होगा, नीचे M1G होगा, तो M1G बल है, तनाव एक बल है, ये भी एक बल है, ये भी एक बल है। लेकिन मैं लिखता था परिमाणी बल F नेट इक्वल्स टू, अगर ये नीचे की तरफ गति कर रहा है तो मैं लिखता था M1G माइनस टी, ये F नेट होता था, जिसमें मैं त्वरण निकालने के लिए एम ए के बराबर कर देता था इसे। अरे याद आया कुछ? तो यहाँ पे एम ए बल है क्या? अबे नहीं, एम ए क्या है? एम ए सारे बलों का परिमाणी बल है। क्लियर है कहानी, है ना? तनाव एक बल होता था। देख अगर ये बात नहीं चमकेगी तो आगे समस्या चली जाएगी, ध्यान से समझ। तनाव एक बल है, mg एक बल है ना? इसके अलावा और भी हम घर्षण एक बल है, और घर्षण तो भूल ही गए थे। स्प्रिंग बल लगाती है ना? लेकिन ma कोई बल नहीं है। ma क्या है? ma है केवल परिमाणी बल। तो यही बल है ना, यही बल, अब अगर यही बल केंद्र की तरफ होगा, केंद्र की तरफ परिमाणी बल को हम बोलेंगे बेटा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल, तो ये अभिकेंद्रीय बल क्या चक्कर है सर? अभिकेंद्रीय बल क्या चक्कर है? तो अभिकेंद्रीय बल को हम FC से चिन्हित करेंगे। और ये देख मैं बोल रहा हूं भैया, टीचर मास्टर तक कंफ्यूज है अभी भी ना, तो समझ मेरी बात ध्यान से कि यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल है F इक्वल्स टू एम ए, तो F इक्वल्स टू एम ए बल नहीं है, ये कोई देगा है ना कोई आएगी जो तुझे बल देकर जाएगी, है ना कोई बल आएगा जो तनाव आएगा, स्प्रिंग बल आएगा, कोई ना कोई आएगा जो बल देकर जाएगा। तो F इक्वल्स टू एम ए कर रहा हूं तो AC है, इसीलिए मैं इसे v स्क्वायर बटा आर या मैं इसे ओमेगा स्क्वायर आर लिख पा रहा हूं, है ना? क्यों? क्योंकि यह केंद्र की तरफ है। अब इसको एक बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरुआत करके समझेंगे हम। जैसे मान के चलो हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है ना, बहुत छोटा सा सवाल है। इस सवाल के कंसेप्ट में कंसेप्ट छुपे हुए हैं। हमने समझा कि किसी रस्सी का भंजन तनाव, ओहो भंजन तनाव मतलब ये वो अधिकतम तनाव इस पे टूट जाएगी, है ना? भंजन मतलब टूटने का तनाव 100 न्यूटन है। एक 0.1 kg द्रव्यमान का कण इसे बांधा हुआ है, जो कि देखिए वही एग्जांपल जिसमें बोल रहे हैं घुमा रहा है, वैसे एग्जांपल है। बस 0.5 मीटर त्रिज्या वाले क्षैतिज वृत्त पर घुमाता है। कण की वह अधिकतम चाल बताओ जिस पर कण रस्सी से बिना टूटे घूम सके। क्या फील है सवाल का? देख ध्यान से, अभी वही वाला फील है कि सर हमने यहाँ पर इसे घुमाना चाहा, यहाँ घुमाना चाहा, तो देख यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये घूमेगा, जब यहाँ पर होगा तो सर तनाव हमेशा अंदर की तरफ लगता है, और तनाव तो रस्सी से अंदर की तरफ लगेगा ना। जब सर ये यहां पर पहुंचा तो तनाव इधर होगा, जब ये यहां पर पहुंचा तो तनाव इधर की तरफ होगा। मतलब क्या तनाव हमेशा केंद्र की तरफ है? बिल्कुल तनाव केंद्र की तरफ है। तो आज मुझे तनाव अभिकेंद्रीय बल बना के दे रहा है ना? ऐसे ही मान के चल, सोच कि अगर हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, चंदा मामा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल कौन दे रहा है? गुरुत्वाकर्षण का बल अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। इसी प्रकार से अगर हम और भी बातें करें कि मान के चल मैंने एक स्प्रिंग में एक द्रव्यमान को लटका दिया, घुमा रहा हूं, तो कौन अभिकेंद्रीय बल दे रहा है? यहाँ पर स्प्रिंग बल अभिकेंद्रीय बल दे रहा है।
तो अभिकेंद्रीय बल कोई ना कोई देगा, ऐसा सीधे मत सोच लेना ओहो अभिकेंद्रीय बल F को mv² बटा r कर दूं मैं, अबे नहीं, ये कोई ना कोई देगा। तो यहां पर कौन दे रहा है, यहां पे तनाव दे रहा है। तो अब यहां पर ये केंद्र की तरफ को लग रहा है क्या, बिल्कुल सर। तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, देखो ये ऐसे लिखूंगा, परिमाणी बल 50 बार लिखूंगा, परिमाणी बल परिमाणी बल तक दिमाग पे छप जाए। परिमाणी बल केंद्र की तरफ, ये कितना होगा, परिमाणी बल केंद्र की तरफ जो होगा सर, यह है तनाव का बल, तनाव, ये है T। क्यों, क्योंकि जब ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, रस्सी को घुमा रहे हो तो क्या आएगा, तनाव का बल आएगा। तो यहां पे ये जो तनाव आया बेटा जी, ये तनाव कितना आएगा, तो सर तनाव जो होगा यह FC के बराबर होगा। देख नेट त्वरण, देख कैसे कैसे लिखते थे, ऐसा करते थे ना कि सर नेट बल जो केंद्र की तरफ लग रहा है, हाँ सर नेट बल केंद्र की तरफ लग रहा है, तो नेट बल केंद्र की तरफ लग रहा है वो तनाव है, और ये F नेट के बराबर होना चाहिए, और ये F नेट के बराबर है, और इसे ही मैं कर सकता हूं FC के बराबर। क्यों, क्योंकि ये गोल घूम रहा है, अगर गोल नहीं घूमता, अरे देख मेरा धर्म क्या है, मेरा धर्म क्या है कि मुझे बल पता चले, ओहो 3-4 बल इसमें लग रहे, तो इनका परिमाणी बल निकाल के मैं त्वरण निकालूंगा। मेरा धर्म क्या कहने को बोलता कि अगर त्वरण निकालना है तो परिमाणी बल निकाल और F नेट कर, F नेट को ML रख दे। तो अभी ये जो कि घूम रहा है तो केंद्र की तरफ आ रहा है, तो इसलिए मैं इस F नेट को FC बोल सकता हूं। या अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता FC, तो बस ये देखो F नेट को MA बोलना है, F नेट को क्या बोलना है, MA, और A की जगह AC, और इसे हम लिख रहे हैं mv² बटा r, ये तनाव आ जाएगा। बस ये कहानी होती है। तो यहां पर एक बार हम v का मान निकालना है हमें, t का मान कितना है सर, हमें सवाल में दिया है कि अधिकतम त्वरण जो हो सकता, सॉरी अधिकतम तनाव जो हो सकता है वो हो सकता है 100 न्यूटन। द्रव्यमान कितना है 0.1 kg। बिल्कुल आसान सी कहानी है भैया। त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या है सर 0.5 मीटर। अच्छा, इसी प्रकार से हमें अब क्या निकालना है, हमें चाल निकालनी है, हमें चाल बोली मतलब v निकालना है। अगर वो कोणीय चाल बोलता तो हमें ओमेगा निकालना होता, तो मैं m ओमेगा² r कर देता। अभी मैंने mv² बटा r करा है। तो तनाव कितना है, तनाव है सर 100 बराबर m कितना है सर, m है 0.1, v² बटे में त्रिज्या है 0.5। तो ये पॉइंट ने ये पॉइंट को उड़ा दिया, तो ये से गुणा कर दो इधर, तो ये कितना आ जाएगा सर, यहां लिख दो बेटा मैं, तो यहां पर कितना हो जाएगा सर, हो जाएगा 500 v² आ गया, 500 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 500 का वर्गमूल हो जाएगा 10√5 मीटर पर सेकेंड। हम तो इतने ही जल्दी करते हैं, तुम भी करो कुछ जल्दी जल्दी। अरे 100 है, 100 का वर्गमूल 10 होगा और √5 अंदर बचेगा। बहुत ही जोरदार सवाल। इसी प्रकार का एक और सवाल मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूं, है ना। ये प्रीवियस ईयर सवाल था। प्रीवियस ईयर तो कौन सा साल का था, प्रीवियस ईयर में ऐसा जरूरी नहीं कि नीट का ही है, पीएमटी का, उसके पहले बहुत सारी एग्जाम होती थी, है ना। पहले हर कोई नेता बनता था भारत देश में, है ना। राजस्थान अपनी एग्जाम करवाएगा, एमपी अपनी एग्जाम करवाएगा, सब अलग अलग एग्जाम करवाते। तो इसीलिए ही तो फिर पूरे भारत को एक समान बनाने के लिए एनटीए का गठन किया गया। तो अब वो हर एग्जाम एनटीए करवाता है और पूरे ऑल ओवर इंडिया की एक ही एग्जाम करवाता है ना। पहले पार्शलिटी होती थी, किसी का पेपर टफ आ रहा है, किसी का पेपर आसान आ रहा है, कहीं के बच्चे कम नंबर पे बढ़िया कॉलेज में पहुंच रहे हैं, कहीं के नंबर बहुत सारे नंबर लाकर कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो वो सब कैसे संभाले, इसीलिए, है ना। अच्छा चलो हम तो सवाल करते हैं। हमें बोला गया यहां पर, अब है भैया मजेदार सी बात, यहां पर 2 रस्सियां हैं, है ना। मैं आपको M1 M2 के पदों में करवाऊंगा ताकि हमें ये बात हमेशा के लिए छप जाए दिमाग पर। यहां पर 2 द्रव्यमान M1 और M2 कोणीय चाल ओमेगा से घूम रहे हैं, तब T1 और T2 तनाव का अनुपात बताइए। देखिए बेटा,
यहाँ पे दो तनाव आएंगे। हाँ सर, दो तनाव कौन कौन से आएंगे? ये वाली जो रस्सी है इसमें तनाव बोला गया है T1 और ये वाली जो रस्सी है इसमें तनाव बोला गया है T2। ठीक है, ये सवाल में दिया गया। अब आपको सॉल्यूशन शुरू करना है। तो देखो बेटा, अब सबसे पहली बात तो इसमें ओमेगा क्यों दिया है हमें सवाल में? ओमेगा इसलिए दिया मेरे प्यारे बेटे क्योंकि इसमें है ना। अच्छा एक सेकंड, सवाल थोड़ा सा अरे रुक जाओ, अरे प्लीज रुक जाओ। हाँ चलो, अब पूरा हो गया है ना। यहाँ पे हमको ओमेगा क्यों दिया है? क्योंकि इसका वेग और इसका वेग अलग अलग होगा। v बराबर आर ओमेगा। तो जब ये घूमेगा तो इसका ओमेगा समान रखेगा, लेकिन हर एक बिंदु का वेग अलग अलग होता है। तो यहाँ पे दो द्रव्यमान है, एक m1 है एक m2 है, ये भी घूम रहा है ये भी घूम रहा है। मतलब अब तुमने अपनी रस्सी को और बढ़िया बना लिया। अभी रस्सी में एक द्रव्यमान लटका होता, अब दो लगा दिया, अब घुमाओ भैया, डूइंग। तो अब हमें बताना है यहाँ पे T1 और T2 का अनुपात क्या आएगा। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे अब हमें ना। अब हमारे पास दो द्रव्यमान आ चुके हैं, तो पहले हम बात कर लेते हैं M2 के लिए। M2 के लिए चर्चा। तो M2 के लिए क्या होगा? देखो बेटा, M2 के लिए मैं बात करूं तो M2 पर कौन कौन से बल लग रहे हैं? सब कुछ क्षैतिज तल में है ना। ऊर्ध्वाधर की बात कल करेंगे। ये सब कुछ कहां पर है? क्षैतिज तल में। ऊर्ध्वाधर की बातें कल होगी। तो अब ये घुमा तो यार यहाँ पर ये बता मुझे कि ये जो M2 है ये ऐसा घूम रहा है। तो सर M2 पर क्या होगा? सर M2 पर एक तनाव T2 अंदर की तरफ लग रेला है और कुछ भी नहीं लगा। क्षैतिज में ऐसे हवा में घुमा रहे या ऐसे क्षैतिज में घुमा रहे हो तुमसे। तो यहां पर एक ही बल है T2 पर, सर M2 पर अंदर की तरफ T2। तो अगर मैं इस पे F नेट लिखूंगा तो F नेट आएगा सर एक ही बल T2। और F नेट क्या करवाएगा? सर F नेट गोल घुमा रहा है तो इसे FC लिख सकते हैं हम, है ना। और फिर से वही कहानी होगी। क्या कहानी होगी मेरे प्यारे बेटे कि यहाँ पर FC की जगह सर लिखेंगे हम MAC बराबर होगा T2। अच्छा, अब तुझे ओमेगा दिया है, ध्यान रख ओमेगा दिया है, V नहीं दिया है। तो हम लिखेंगे सर M ओमेगा स्क्वायर उड़ गए तो 2r। क्यों? क्योंकि अब ये जिस त्रिज्या पर घूम रहा है, अरे भैया ये ऐसा घूमेगा ये ऐसा घूमेगा, तो इसकी त्रिज्या 2r है, इसकी त्रिज्या r, ये r है, ये दूरी भी r है। देख ध्यान से, r दिया हुआ है, तो टोटल दूरी कितनी हो गई या टोटल त्रिज्या कितनी हो गई? इसकी 2r हो गई। तो ये आ गया हमारे पास T2। अब T1, हाँ अब है M1 की कहानी। M1 के लिए जो है बहुत बढ़िया सी बात। M1 के लिए क्या होगा? देखो M1 पर इस तरफ लग रहा है T1 और इस तरफ लग रहा है T2। ये जानबूझकर सवाल करवा रहा हूं मैं, है ना, ताकि आपको ये फील आ जाए कि एक्चुअल में अभिकेंद्रीय बल कोई ऐसी नई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है जो हमें नहीं पता थी। हम वैसे ही कर रहे हैं जैसे कुछ पहले भी पता था कि सर हमें ऐसा पता चलता था कि भैया यहाँ पर मतलब परिमाणी बल देखने होते थे, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, वैसे कुछ कहानी। तो यहाँ पे एक बल अंदर की तरफ लग रहा है, इस पर T1 इधर लग रहा है T2 इधर लग रहा है। तो T1 और T2 में से कौन ज्यादा सोच? सर ये ऐसे गोल घूम रहा है। तो इसमें हमें पता चला सर कि परिमाणी जो बल आएगा वो इस तरफ आएगा, F नेट इस तरफ आएगा। अरे बोलो चमकी बात, F नेट क्या आएगा? F नेट आएगा T1 माइनस T2। F नेट कितना आएगा? T1 माइनस T2 आएगा। क्यों? क्योंकि ये T1 बड़ा होगा T2 से, तभी तो बात बनेगी, तभी तो ये ऐसे घूमेगा। T2 बड़ा हो गया तो इसे ऐसे घूमना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बल ज्यादा होगा वही तो केंद्र की तरफ लगा तो उसे घुमाएगा भैया। तो अभी केंद्रीय बल क्या आ रहा है? T1 माइनस T2 आ रहा है। ये इधर घुमाएगा तो T2 माइनस T1 हो जाएगा। नहीं चमका, फिर से चमकाऊं। देख ध्यान से, अगर मान के चल रस्सी में तो जैसे घुमा रहा है चीजों को, तो यहां पर भैया केंद्र की तरफ तो जैसे घुमा रहा है क्योंकि उनको केंद्र की तरफ अपनी तरफ खींच रहा है ना। एक काम कर यार, है ना, एक रस्सी ले, उसमें से घुमा तो फील आएगा कि हाँ सर इसको आप अपनी तरफ खींच रहे हो। तो यहाँ पे F नेट हो जाएगा T1 माइनस T2। तो यहां से क्या बचेगा? सर यहां से F नेट जो होता है वो MAC के बराबर होगा, ये हो जाएगा T1 माइनस T2। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं सर M ओमेगा स्क्वायर R
बराबर होगा T1 माइनस T2 के। तो अब यहाँ पर T2 तो मिल गया था मुझे, T2 तो मिल गया था, T1 के मान आ जाएगी, T1 के मान आ जाएगा। तो देखो क्या लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से लिख सकता हूँ M। अच्छा ये तो समझ में आना, त्रिज्या इसकी R है। और तो सर M1 M2 बोला इसने, ओहो है ना, यहाँ पर M2 होगा है ना, और यहाँ पर M1 होगा। द्रव्यमान अलग अलग दिए हुए है ना, द्रव्यमान अलग अलग दिए हुए, यहाँ पर M2 द्रव्यमान है, वहां पर M1 द्रव्यमान है। अरे देख मेरे प्यारे ध्यान से, यहाँ M1 के लिए बातें चल रही है, M2 के लिए बातें चल रही है। ओमेगा स्क्वायर R, T2 इधर आओ तो देगा M2 ओमेगा स्क्वायर 2R, ये हो गया T1। T2 को इधर ले आया और T2 की वैल्यू रख दी। देखो ध्यान से, ये T1 आ चुका है, ये T2 आ चुका है। क्लियर है। 99% केसेस में वो हमें एक M और M1 M2 में रिलेशन देगा, तभी हम बढ़िया तरीके से अनुपात निकाल पाएंगे, वरना यही आंसर हो जाएगा आपका। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में दिया होता कुछ भी दे सकता है वो, मैंने बोला M1 बराबर M2 बराबर M है, ऐसा माना मैंने, क्वेश्चन में बोल सकता है ये 2M है, ये M है वगैरह कहानी हो सकती है ना, मैंने पूरे रिलेशन डिराइव कर दिए हैं, तुम्हें वैल्यू उठा कर रखना है। अब अगर M1 बराबर M2 हो जाता है तो यहां पर T2 कितना आ जाएगा बेटा, T2 सर आ जाएगा, ये आ जाएगा M ओमेगा स्क्वायर इंटू 2R। T1 कितना आ जाएगा सर, T1 की जगह लिख सकते हैं हम M ओमेगा स्क्वायर R प्लस M ओमेगा स्क्वायर 2R। तो ये कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा 3, देख M ओमेगा स्क्वायर R, M ओमेगा स्क्वायर 2R, ये 2 है ये 1 है तो जुड़कर 3 हो जाएगा, 3M ओमेगा स्क्वायर R। यहां मैं यहां से T1 बटा T2 निकाल सकता हूं, 3M ओमेगा स्क्वायर R बटे में 2M ओमेगा स्क्वायर R। सॉरी ये 2 यहां को यहां कैसे आ गया, बहुत बढ़िया, यही सोचो ना तो पक्के में तुम डॉक्टर तो बन पाओगे। लेकिन आगे समझ गए ना, तो यहां पर भैया इन दोनों को जोड़ा है, ये 2 को आगे मल्टीप्लाई कर लिया है मैंने, बस ये आसान सी कहानी है। T1 T2 हम निकाल लिया, T1 T2 का अनुपात निकाल लिया। बहुत बढ़िया उम्दा सवाल, इससे हम कंसेप्ट समझ रहे, कंसेप्ट है ना। एक और सवाल करते, दो पत्थरों के द्रव्यमान M तथा 2M है, भारी पत्थर को है ना, अब ये अलग सवाल है, भारी पत्थर को R2 त्रिज्या के तथा हल्के पत्थर को R त्रिज्या के वृत्ताकार पथों में घुमाया जाता है, इसमें साथ में घुमाया था। ये मुश्किल सवाल था, ये अलग अलग घुमा रहा है, आसान सवाल है। जब ये पत्थर एक समान अभिकेंद्रीय बल अनुभव करते हैं तब हल्के पत्थर का रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुणा होता है। n का मान क्या होगा, AIPMT 2015 का सवाल। देखो भैया आसान सवाल, क्या बोला है हमें बोला है सर कि यहां पर एक M द्रव्यमान है, ठीक है, M द्रव्यमान हल्का पत्थर R त्रिज्या में, M हल्का होगा तो ये R त्रिज्या पे घूम रहा है। साथ ही साथ हमें क्या बोला है, एक 2M द्रव्यमान है, 2M द्रव्यमान है, भारी पत्थर R/2 त्रिज्या पे घूम रहा है, भारी पत्थर है ये 2M है, ये R/2 त्रिज्या पर घूम रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है कि बोला है कि यहां पर यह दोनों एक समान अभिकेंद्रीय बल अनुभव कर रहे हैं। तो अभिकेंद्रीय बल क्या सीखा हमने सर, ऑब्वियस सी बात है तनाव ही होगा रस्सी में, वही अभिकेंद्रीय बल बना रहा है। तो इसका अभिकेंद्रीय बल और इसका अभिकेंद्रीय बल निकालना है गुरुजी। बिल्कुल बेटे निकाल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मान के इसका वेग V1 बोल दिया मैंने, इसका वेग V2 बोल दिया, क्योंकि V1 V2 अलग अलग वेग होंगे ऑब्वियस। अबे यार दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, त्रिज्या अलग अलग है, लेकिन अभिकेंद्रीय बल समान आ गया तो ऑब्वियस सी बात है वेग भी तो अलग अलग रहा होगा। क्यों, क्योंकि अभिकेंद्रीय बल क्या लिखेंगे, इसका अभिकेंद्रीय बल FC1 अगर मैं लिख दूं पहले वाले का तो लिखेंगे सर MV1 का स्क्वायर बटे में R है ना, MV स्क्वायर बटा R। इसका क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, MV2 का स्क्वायर है ना, अच्छा M नहीं अब 2M है, V2 का स्क्वायर बटे में त्रिज्या कितनी है R/2। बस कहानी खत्म हो चुकी है। यहां से क्या करा मैंने पहले वाला का भी केंद्रीय बल लगा, द्रव्यमान M है, त्रिज्या R है, MV स्क्वायर बटा R, द्रव्यमान 2M है, त्रिज्या R/2 है, वेग V2 हो गया तो MV स्क्वायर बटा R, तो इसका द्रव्यमान M2, त्रिज्या R/2। तो यहां से सर इन दोनों को बराबर कर दिया जाए क्या, बिल्कुल बराबर कर दे बेटे। तो यहां पर हो जाएगा
SC1 जो होगा वो FC2 के बराबर हो जाएगा। C1 C2 तो यहां पर हो जाएगा, क्यों? अरे मैं क्यों बराबर कर रहा हूं, बोला है भैया उसने समान 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 अभिकेंद्रीय बल का अनुभव करता है। तो यहां पर लिखे अब आगे, अब मैं ही करूंगा क्या सब कुछ, खुद से कर लो कुछ। अब बताओ कितना आंसर आएगा। अब बढ़िया मजा लगता है ना भैया। अरे यार डाउटनेट का सब्सक्रिप्शन लिया है ना, जैसे हॉटस्टार नेटफ्लिक्स का चलता है तो भैया हमने डाउटनेट का सब्सक्रिप्शन लिया। बढ़िया पिक्चर चलती है रोज 1-1.25 घंटे की, मजा आता है बहुत। तो यहाँ पर R ये 2 मल्टीप्लाई होकर ऊपर चले जाएगा, mv²/r होगा तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर चले गया। तो देखो भैया क्या क्या कटा यहाँ से, m ने m को मार दिया, r ने r को मार दिया, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा v1 का स्क्वायर, 2 × 2 4 हो जाएगा, v2 का स्क्वायर हो गया। या मैं यहां से लिख सकता हूं v1 जो का वर्गमूल ले लो, 2 v2 के बराबर हो जाएगा। अब एक बार और सवाल पढ़ ले मेरे प्यारे बेटे। यहां पर क्या होगा, यहां पर बोला है कि रेखीय वेग भारी पत्थर के रेखीय वेग का n गुना है। तो हल्के पत्थर का, हल्का पत्थर कौन सा था, m1 वाला, ये हल्का है भैया, ये हलकट है और ये भारी है ना। अब अरे भैया अब जाके सर समझ में आया, आपको बोल रहे थे इसको हल्का, अरे यार ये m था, ये 2m तो कॉमन सेंस था ना भैया, ये भारी था, ये हल्का था। कुछ बच्चों को तो अभी चमका, अच्छा सर ये हल्का वाला पत्थर ऊपर वाला था क्या, ये n गुना हो गया, n गुना हो गया मतलब कितना हो गया, 2 गुना हो गया, खत्म कहानी। ठीक है, बढ़िया सा छोटा सा मस्कराता सा सवाल। आगे बढ़ते और बेहतरीन बातों की तरफ, मतलब ये तो छोटे छोटे सवाल हमने अब करना सीख लिए सर, अब तो बातें बनेगी। और कुछ जबरदस्त बात बताओ, देखो भैया अब जैसे अभी मैंने पत्थर को रस्सी से बांध के घुमा रहा था, वैसे ही मान के चलो मैंने एक स्प्रिंग वाला सवाल ले लिया। स्प्रिंग वाला सवाल क्या होगा, देखो मान के चलो यहां पर एक स्प्रिंग थी, मैं सवाल का स्टेटमेंट भी लिख दूंगा, पहले एक बार सवाल को फोटो से समझ लो, फोटो तो देगा वो सवाल में। है ना, सवाल में बोलेगा कि स्प्रिंग की लंबाई L है यदि इसके एक सिरे पर m द्रव्यमान का ब्लॉक लगाकर इसे ओमेगा से घुमाया जाए, ओमेगा से घुमाया जाए, तब आपको बताना है कि यहां पर स्प्रिंग में प्रसार कितना आएगा। जबरदस्त सवाल। देखिए स्प्रिंग है, इसकी लंबाई कितनी है अभी, है ना, एक लाइन का सवाल है, जबरदस्त को क्या ही बोलूं मैं इसमें, है ना। इसके अभी वास्तविक लंबाई L है ना, या बोला है कि इसकी लंबाई L है। फिर हमने इसमें एक m द्रव्यमान लगाया, अभी घुमाया नहीं है, अब घुमाना शुरू करेंगे तो तुम्हें क्या लगता है कि जब घुमाना शुरू करेंगे तो क्या होगा, यहां पर ये m द्रव्यमान संपीड़ित होगा या यह बाहर की तरफ भागेगा, ये बताओ भैया। अगर मैं इसे घुमाना शुरू करा तो क्या होगा, ये अंदर स्प्रिंग को दबाएगा या स्प्रिंग को खींचेगा, नहीं दबाएगा। अरे बालक अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूं, है ना, मान के चलो अगर मैंने स्ट्रिंग ली, है ना, रस्सी ली थी, उसने ऐसे गोल गोल एक द्रव्यमान को लगाकर घुमा रहा था, तो क्या कोशिश करता है, बाहर की तरफ फिकाना ना, है ना। जैसे अभी अब केंद्रीय बल के बारे में बताऊंगा मैं, अभिकेंद्रीय बल का जो आभासी बल होता है उसे हम अपकेंद्रीय बल बोलते हैं ना, उसके बारे में भी हम इतना डिटेल में नहीं जाना चाह रहे, अभी हम कभी छोटी छोटी सी बातें कर रहे हैं। तो इसमें अगर मैं कॉमन सेंस से सोचूं बेटा, तो मैं ये तो बता ही सकता हूं सर कि अगर आपने इसे घुमाना शुरू करा तो ये बाहर की तरफ फिकाना चाहेगा। या अगर मैं ऐसा समझूं कि सर यहां पर अगर ये घूमना चाहते, अब दूसरे शब्दों में बोल रहा हूं, अगर ये घूमना चाहता है तो
अंदर की तरफ बल लगाने के लिए कोई ना कोई होना चाहिए। तो अंदर की तरफ बल लगाने के लिए स्प्रिंग है, एक ही चीज है, स्प्रिंग है, स्प्रिंग बल। अगर स्प्रिंग बल अंदर की तरफ लग रहा है ना, जैसे मान के चल यहां पर मेरे पास एक स्प्रिंग है, तो अगर मैंने स्प्रिंग को संपीड़ित कर दिया, इसकी लंबाई छोटी कर दी, तो ये बल कहां लगाएगा? बाहर की तरफ लगाएगा सर, स्प्रिंग बल है ना, एफएस बाहर की तरफ लगेगा। लेकिन अगर मैंने इसको खींच दिया, मैंने इसमें प्रसार कर दिया, तो स्प्रिंग बल कहां लगेगा सर? तब स्प्रिंग बल अंदर की तरफ लगेगा। तो स्प्रिंग बल कहां लग रहा है? स्प्रिंग बल कहां लग रहा है? तो स्प्रिंग ऐसे लहरा गई आपकी, चलो ठीक है, थोड़ा ठीक कर देते हैं। तो स्प्रिंग बल अगर आपको बड़ा करना है, या यहां पर स्प्रिंग बल अंदर की तरफ चाहिए, स्प्रिंग बल कहां चाहिए? अंदर की तरफ चाहिए, तो यहां पर अभिकेंद्रीय बल अंदर की तरफ, मतलब कि स्प्रिंग की लंबाई बढ़ने को मांगता रे भैया। स्प्रिंग की लंबाई बढ़ेगा रे मामा, तभी तो वो चीज में यह स्प्रिंग अंदर की तरफ बल लगा पाएगी। या मुझे उम्मीद है बच्चे कॉमन सेंस भी समझ गए सर, ऐसे घुमारे 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 तो ये स्प्रिंग ऐसे खींच जाएगी। तो अब हमने बोला कि मान के चलो स्प्रिंग में एक्स प्रसार आया, स्प्रिंग में एक्स प्रसार आया। तो यार अगर स्प्रिंग में एक्स प्रसार आया तो अब इसकी लंबाई कितनी हो गई? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो सर हम बोलेंगे इसकी लंबाई हो गई है अब x प्लस एल। कितनी हो गई है? x प्लस एल हो गई। क्यों? क्योंकि पहले एल लंबाई थी, अब मैं घुमा रहा हूं तो ये खींच चुका है। तो अगर ये खींच चुकी है स्प्रिंग थोड़ी सी, तो अब इसकी अगर x प्लस आ रहा है तो उसकी लंबाई हो गई है एल प्लस एक्स। तो अगर एल प्लस एक्स हो जाएगा, ध्यान से समझना, आपका होगा कंफ्यूजन है ना, इसलिए ध्यान से समझना। अंदर की तरफ लगेगा स्प्रिंग बल एफ एस। क्या ये बात मानते हैं सभी बच्चे? क्या सभी बच्चे ये बात मानते हैं कि स्प्रिंग में अंदर की तरफ लगेगा बल एफ एस? बिल्कुल सर, ये मानते हैं। तो अगर स्प्रिंग में एक्स प्रसार आया है तो स्प्रिंग बल लगेगा के एक्स। बोल हाँ या ना? अबे अभी कोई प्रसार नहीं था, तो अभी कोई स्प्रिंग बल नहीं था। अब अगर इसमें एक्स प्रसार आ गया है, कितना प्रसार आ गया है? एक्स प्रसार आ गया है, तो यहां पर स्प्रिंग बल होगा वो के एक्स के बराबर होगा। स्प्रिंग बल तो के एक्स होता ही है। अरे होता है ना, कि भूल गए? अभी सब आएगा, घर्षण बल भी लेकर आऊंगा है ना, तो ध्यान रखो, भूल गए तो थोड़ा सा दिमाग में जोड़ डाल लो कि अच्छा हाँ स्प्रिंग बल के एक्स होता है। अच्छा, तो अब ये है एफ नेट केंद्र की तरफ है ना। तो एफ नेट केंद्र की तरफ क्या होगा? एफ नेट जो है वह एफ नेट केंद्र की तरफ जिसे हम अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं, तो वो हो जाएगा सर एफ एस। एक ही बल है केंद्र की तरफ। अच्छा सर, अब क्या होगा? अब देखो इसका सॉल्यूशन आगे करते हैं हम। तो सर एफ नेट जो होगा वह एफ एस के बराबर होगा, और स्प्रिंग बल आ गया सर के एक्स के बराबर। बहुत ही प्यारी सी बात। अब यहां पे हमें करना पड़ेगा एम ए। देख एक ही बल है तो उसे एम ए के बराबर कर दूं मैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? यहां पर हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर आर। अब आएगा मजा। क्या कोई मुझे बता सकता है कितनी त्रिज्या पे घूम रहा है? ये कितनी त्रिज्या पर घूम रहा है सर? यहां पर अगर ये देखा जाए तो एल प्लस एक्स त्रिज्या पर घूम रहा है। कितनी त्रिज्या पे घूम रहा है? एल प्लस एक्स। क्यों? अरे भैया ये यहां से घुमाना, घूमर घूमर घूमर, ये कितनी त्रिज्या पे घूमर, ये घूमे एल प्लस एक्स त्रिज्या पे, एल प्लस एक्स त्रिज्या पे, ये पूरा घूमर घूमर घूमर। अरे भैया एल प्लस एक्स त्रिज्या पे घूमेगा ना, एक्स त्रिज्या पे थोड़ी ना घूम रहा है। अरे पहले ऑलरेडी एल पे था, अब घूमना शुरू हुआ तो थोड़ा सा खिसका तो कितनी त्रिज्या पे घूमेगा? ये कितनी त्रिज्या पे ऐसे अंदर की तरफ से गोल 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 घूमेगा सर? ये घूमेगा एल प्लस एक्स त्रिज्या पे। बस कहानी खत्म हो गई। यहां से एक्स का मान निकाल लो और क्या। तो कितना आ जाएगा सर? सर ये हो जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल प्लस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर होगा के एक्स के। एक्स का मान निकाल रहा हूं मैं, जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर एल बराबर, ये उधर चले जाएगा तो के एक्स माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसमें से एक्स कॉमन ले लो बेटा, तो क्या बचा? एम ओमेगा स्क्वायर एल बटे में के माइनस ओमेगा स्क्वायर एम। मेरे बेटे, प्यारे बेटे, कॉपी पे पेन लगा और सोल कर आंसर आएगा। अरे भैया यहां से एक्स कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा के एम माइनस एम
के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, तो वो नीचे आ जाएगा। कॉपी पे पेन लगा तभी बात बनेगी, है ना। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, है ना। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें चला सकता हूं, लेकिन कदम तो तुझे ही बढ़ाने पड़ेंगे। मैं खींच भी लूंगा तुझे कि चल मेहनत कर, आगे बढ़, खींचूंगा मैं तुझे, लेकिन फिर भी कदम तो तुझे ही उठाने पड़ेंगे, मैं कितना भी जोर लगा दूं, है ना। तो कदम खुद उठाओ, आंसर लेकर आओ। आसान सा सवाल, बढ़िया सी बात। क्लियर है। तो एक्स यहां से हमारा आगे इतना एक्स होना चाहिए, इतना एक्स होगा, तो जितना ज्यादा ओमेगा होता जाएगा उतना ज्यादा एक्स बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा तेजी से घुमाओगे तो एक्स बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलो भैया, ये तो घूम लिया। अरे आगे बढ़ते हैं, एक और बढ़िया सवाल, है ना। अच्छा, ये वाला जो सवाल है ना, ये भी एक तरह का प्रीवियस ईयर सवाल ही है, स्टैंडर्ड सवाल डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे। अभी तक मैंने मतलब इसमें जो तिकड़मबाजी वाले सवाल नहीं लिया, बिल्कुल स्टैंडर्ड सवाल, बेसिक सवाल। ये भी एक तरह का प्रीवियस ईयर सवाल है, जितमर नामक एग्जाम होता था पहले, उसमें पूछा गया था। ये नीट में भी आ सकता है। 1 किलो द्रव्यमान की एक वस्तु को धागे के सिरे से बांधकर 0.1 त्रिज्या के क्षैतिज वृत्त में 3 चक्कर प्रति सेकंड की चाल से घुमाया जाता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य मानते हैं, मतलब कि आपको कैसे क्षैतिज में घुमाना है, गुरुत्वीय प्रभाव नहीं मानना है, तो रेखीय वेग, त्वरण और धागे में तनाव का मान क्रमशः। आसान सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे यहाँ पर रेखीय वेग पूछा है, त्वरण पूछा है, धागे में तनाव वगैरह पूछा है। तो ये तो अभी हम जो कर दो वो तो मुश्किल थे, ये तो और आसान सवाल है। कैसे? देखो भैया, यहां पर क्या करना है, यहां पर हमारे पास एक, अभी ये बस मैक्सिमम टाइम इनके पास रस्सी और एक धागा ही है ना, रस्सी या धागा, उनके उसके अलावा कुछ खरीद भी नहीं पा रहे ये लोग, है ना। इतनी एग्जाम की फीस लेंगे फिर भी रस्सी और धागा ही घुमाते रहेंगे। स्प्रिंग घुमा ले, जितना वालों ने स्प्रिंग घुमाया था उनको वही स्प्रिंग खरीद पाया, बाकी ये लोग तो अभी भी स्प्रिंग नहीं खरीद पा रहे, नीट वाले तो, है ना। कोई भरोसा नहीं भैया, इस बार पैसा ज्यादा आ जाएंगे, बस स्प्रिंग खरीद ले, है ना। तो हमको तो ध्यान देना क्या पढ़ाया जा रहा है। तो 1 किलो वाला वो रस्सी में वैसे घूम रहा है, तो केंद्र की तरफ यहाँ पे तनाव आएगा, जैसा अभी हम करते आ रहे थे। चक्कर क्या क्या है इसमें? सर इसमें द्रव्यमान तो दिया हुआ है हमें 1 किलो, हमें त्रिज्या भी दी गई है 0.1 मीटर। चक्कर यह है कि 3 चक्कर प्रति सेकंड का चक्कर है, 3 चक्कर प्रति सेकंड का चक्कर है। सर ये कैसा चक्कर है? भैया ये चक्कर है कि आपको ये क्या दिया गया है, आपको अगर अपने पिछली क्लासेस बड़ी ध्यान से देखी हो तो ये है 3 चक्कर प्रति सेकंड, या ये आरपीएस, रिवॉल्यूशन पर सेकंड का चक्कर है, और यह है 3 चक्कर प्रति सेकंड। 3 चक्कर प्रति सेकंड कहने का मतलब क्या हो गया? यह हो गया सर ओमेगा। ओमेगा हमें दिया गया है 3 चक्कर प्रति सेकंड, या हम इसे लिख सकते हैं सर, अगर रेडियंट में लिखना चाहे तो देख, 1 चक्कर में वैसी ही बातें है। ये मैंने सिखाया तो तुझे 2 पाई एन कर ले। कैसे? ये आरपीएस में दिया हुआ है, किसमें दिया हुआ है? आरपीएस में दिया हुआ है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। या कॉमन सेंस से सोचते सर 3 चक्कर हो रहे 1 सेकंड में, तो 1 चक्कर में घूमता है 2 पाई। क्यों? क्योंकि ओमेगा की परिभाषा क्या थी? ओमेगा से सर थीटा बटा टी, तो कितना थीटा घुमा सर? 2 पाई इंटू 3, 2 पाई कोण घुमा, है ना। और कितने चक्कर आए? 3 आए, तो 2 पाई इंटू 3 बटे में 1। क्यों? क्योंकि सेकंड तो एक ही है। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 6 पाई। कितना हो गया ये? 6 पाई रेडियन पर सेकंड, 6 पाई रेडियन पर सेकंड, ये मेरा ओमेगा आ गया। बस अब ओमेगा आ गया तो मुझे क्या पूछा है? त्वरण पूछा है, रेखीय वेग पूछा है। तो देख, अब सबसे पहले रेखीय वेग निकालने के लिए क्या कर सकते हैं सर? v बराबर आर ओमेगा, v बराबर आर ओमेगा, तो रेखीय वेग v आ जाएगा। r कितना सर? 0.1 इंटू 6 इंटू पाई, ये मेरा आंसर आ गया। सर सॉल्व करना पड़ेगा इसे तो? हाँ यार सॉल्व तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा जुगाड़ जमा लेंगे। देखो ध्यान से, पहले एक बार बस लिख लो 6 इंटू 3.14। बस अब यही गुणा करना है, यही गुणा करना, कोई एक से गुणा करने का तो वो मतलब नहीं मिलता नहीं। पॉइंट गिन लेंगे आप, पहले एक बार गुणा कर लो। तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणा 4 जो होगा वो हो जाएगा 24 का क्रेडिट ओवर 2, 6 और 2 8, और उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा 18, है ना। तो सर एक, हाँ ये रहा देख, 1 2 3 पॉइंट लगाने हमको, मीटर पर सेकंड, कहानी खत्म।
तो हमारे पास वेग आ गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है सर त्वरण। त्वरण क्या होता है? त्वरण तो सर वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बटा आर कर लो या ओमेगा स्क्वायर आर कर लो, बात बराबर ही है। क्या होगी? बात बराबर ही होगी। तो पहले हम यहाँ पे त्वरण निकाल लेते हैं। त्वरण होता है एम ओमेगा, और एम नहीं है, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा स्क्वायर आर पे लोग आसान है यार, ये इसमें इसका स्क्वायर स्क्वायर करेगा तो ऐसे ही आधे बेहोश हो जाएंगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर ही है। ओमेगा कितना दिया हुआ है? 6 पाई। 6 पाई का स्क्वायर इंटू त्रिज्या है 0.1, कितनी है? 0.1। वैसे अगर तुमने ध्यान से देखो तो हमारा आंसर तो आ चुका है ना, हमारा आंसर तो आ चुका है। क्यों? क्योंकि 1.8, 2.88, 3.88, तो इसमें से केवल एक ही ऑप्शन है जो मैच कर रहा है, बाकी कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। हमारा आंसर तो आ गया है भैया। कहाँ लगे हो चक्कर में? कोई नहीं हमारी टक्कर में, आंसर तो आ गए ऑलरेडी। तो सॉल्व कर रहे हैं, मैं नहीं सॉल्व करता, आंसर आ चुका, लेकिन बस मैं वेरीफाई करके दे रहा हूँ तुमको ये भी सही है ना, क्योंकि देख द्रव्यमान तो 1 किलो है, तो जो त्वरण आएगा वही बल आएगा। द्रव्यमान 1 किलो तो त्वरण और बल तो बराबर ही होगा। एक बार सॉल्व कर लेते इसे। देखो 6 का स्क्वायर होगा 36, पाई का स्क्वायर होता है 10, कहानी खत्म है। हाँ देख यहां पर, ये देखिए आंसर आ गया। सर नहीं आया, रुक जा बताता हूं। यहां पर एक बार से गुणा करेगा तो ये उड़ गया, तो ये 36 मीटर प्रति सेकंड। ओ सॉरी, हाँ सही तो है, अरे सही तो है, कहेगा सॉरी, वापिस दो मेरा सॉरी, ये एसी आ जाएगा 36 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सर आंसर नहीं आया। हाँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ आंसर आएगा, क्योंकि मैंने पाई का मान अगर तुझे याद हो तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर होगा 36, और पाई स्क्वायर का मान में तुझे याद क्या हुआ था? लगभग 10 है। याद कर ले, 1000 जगह काम आता है फिजिक्स में। पाई स्क्वायर का मान लगभग 10 मान लिया, लगभग। तो क्या कौन से पहाड़ थोड़ी ना टूट जाएंगे, लगभग है ना, तो ये थोड़ा सा ज्यादा है, तो 36 है 35.5, आंसर आ गया, खत्म कहानी। और इंटू 1 कर देगा तो वो न्यूटन में भी बल आ जाएगा। कर दो भैया कर दो, वरना कुछ लोग तो समूह बना लेंगे, और यार सर ने तो बल निकाला ही नहीं। ले निकाल दिया मैंने। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और कुछ जबरदस्त बातों की तरफ। अभी हमने ये जो सब कुछ किया सर, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं, ये जो सवाल हुआ, ये सब बेसिक सी बातें थी। अब इसमें हम और गंभीरता से या और कुछ बढ़िया बातों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, है ना। देखिए बेटा, इसमें एक और सवाल होता है जिसको हम बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम या शंकु लोलक, है ना। क्या बोलते हैं भैया? कोनिकल पेंडुलम में बढ़िया सवाल करवा रहा हूं कुछ। कोनिकल पेंडुलम, शंकु लोलक की कहानी क्या है? ये कहानी और मिलकर सुने हम सब, मेरी जुबानी। तो यहां पर शंकु लोलक क्या होता है बेटा? तो यहां पर इसमें ऐसा कुछ लोलक, अच्छा लोलक पता है तुम लोगों को लोलक क्या होता है? लोलक मतलब सिंपल पेंडुलम, मतलब सिंपल पेंडुलम टाइप को सिंपल सरल लोलक बोलते हैं उसमें, है ना। वो ज्यादा आसान सी बात समझते हैं कि सर यहाँ पे एक धागा लिया, उसमें एक बॉल को बांध दिया, धागा लिया एक बॉल को बांध दिया। अब उसके बाद में इसको हमने ऐसा थोड़ा सा छोड़ा, और तो डुइंग 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 ऐसी कहानी चलती जा रही। अब हमें यहाँ पर शंकु लोलक क्या चीज होती है? खतरनाक होता है ना, मैं ध्यान से समझना। शंकु लोलक खतरनाक चीज है। इसमें क्या किया? इसमें हमने यहां पर एक रस्सी ली जिसमें एक द्रव्यमान को बांधा, यहाँ है ना, एक रस्सी ली, एक द्रव्यमान को यहाँ पर बांधा, इसका द्रव्यमान है m, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसा घुमाया, ऐसा घुमाया, मतलब क्या हुआ? मतलब कि मैंने यहां पर एक रस्सी ली और उस रस्सी को मैंने ऐसा ऐसा घुमाया, तो ये जो लोलक हो जाएगा ये शंकु लोलक हो जाएगा ना। कोई बड़ी बात नहीं, एक रस्सी लो, है ना, और उसको ऐसा 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 घुमाओ तो वो इधर ऐसा घूमेगा, ऐसे ऐसे नहीं घूमेगा, अब वो ऐसा ऐसा घूमेगा। तो ये एक शंख का आकार या एक यह एक कोण बनेगा, कोण जैसा। आइसक्रीम का कोण खाता है, आइसक्रीम का कोण, ऐसा उल्टा कोण बन रहा है ना। तो ये ऐसा नीचे गोल घूम रहा है। तो अब हमको निकालना है, क्या निकालना है कि सर अगर ये घूम रहा है, यह घूम रहा है, तो इसका आवर्तकाल निकालने की कोशिश करते हैं। आप क्या निकालने की कोशिश करेंगे? आवर्तकाल। तो देखो भैया, मैंने बोला कि यहाँ पर ये किसी त्रिज्या r में घूम रहा है, इसकी ये जो लंबाई है ये l है।
बेटा बढ़िया सवाल ले रहा हूं, है ना, दिल पे पत्थर रखकर ये सवाल भी मैंने तुझे करा दिया। तो यहां पर इसकी लंबाई L है और ये जो कोण है ये थीटा है। ये कोण हमेशा नियत रहेगा, ध्यान समझ। हाँ देख, यहां पर ये सीधा था, अब मैंने इसे घुमाया, अब मैं ऐसा से घुमा रहा हूं इसे। तो किसी भी क्षण पर अगर ये यहाँ पे तो ऊर्ध्वाधर से कोण देखूंगा मैं, ये ऊर्ध्वाधर से कोण देखूंगा तो ये थीटा बनेगा। सिर्फ घूमकर यहाँ आया, अब ऊर्ध्वाधर से कोण देखूंगा तो थीटा ही। ये ऊर्ध्वाधर से कोण है ना, ऊर्ध्वाधर से जो कोण होगा इसका, ये अगर ये ऐसा घूम रहा है तो ऊर्ध्वाधर से कोण इसका हमेशा थीटा बना रहेगा ना। देख यहां से एक और पेन लेते हैं हम, इस चीज को और बेहतर रूप से समझने के लिए थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं। ये ऊर्ध्वाधर है, अभी ऐसा से घूम रहा है, ये ऐसा से पूरा नहीं घूमेगा, है ना, उधर मेरा हाथ आ जाएगा। तो ये ऐसा से घूम रहा है। तो अगर ये सर इसकी त्रिज्या फिक्स है नीचे से, तो ये वाला कोण जो होगा, है ना, ये देखिए वाला कोण यहाँ पर, ये घुमा 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 घुमा, तो हर एक जगह पर जब मैं कोण देखूंगा, यहाँ पर ये घूमकर थोड़ा सा आगे बढ़ा तो देख फिर भी अभी भी कोण थीटा ही आ रहा है, और आगे बढ़ा तो सर देखो अभी भी सॉरी ऊर्ध्वाधर से अभी भी कोण थीटा ही आ रहा है। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर से कोण हमेशा थीटा बना ही रहेगा। अब यहाँ पर ये कोण थीटा बना हुआ है, ये घूम रहा है, तो अब ये घूम रहा होगा तो इसका कुछ ना कुछ यहाँ पर वेग होगा ही होगा, भी वेग ऐसा अंदर की तरफ क्यों बना है, क्योंकि घूमता हुआ अंदर जाएगा। अच्छा सर, तो अब क्या हो रहा है, देखो अब है बढ़िया मजेदार सी बात, देखना भैया ध्यान से। अब यहाँ पर इसमें अगर मैं इसका FBD बनाऊं, है ना, बढ़िया सवाल लिया है ताकि हम कंसेप्ट को और फील कर पाए। अगर मैं इसका FBD बनाऊं बेटा, देखिए बेटा, तो यहाँ पे FBD में क्या होगा, नीचे की तरफ लगेगा mg, सॉरी नीचे की तरफ लगेगा mg, और इस तरफ लग रहा है तनाव T, इस तरफ क्या लग रहा है, तनाव T। और ये जो तनाव T लग रहा है, ये जो तनाव T लग रहा है, अभी के लिए वेग को गोली मार देते हैं हम, वेग को ऐसे बना देते, क्योंकि वास्तविकता में अंदर की तरफ जाएगा तो सारा से ज्यादा फील आ जाएगा हमें। और ये जो तनाव T होगा ये ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण बना रहा है। क्यों, क्योंकि भैया ये कोण थीटा हमें सवाल में दिया है, तो यहां पर तनाव तो अंदर की तरफ लगेगा सर, और ये दोनों रेखा है, समांतर रेखा है, तो ये वाला कोण जो थीटा होगा तो ये वाला भी थीटा होने को मांगता है भैया। तो ये वाला कोण जो देख अभी जो डिराइव करूंगा ना, ये 99.99% जगहों पे आगे ही आने वाला है, इसलिए मैं तुझे अभी से डिराइव करके दे रहा हूं ना, 90% जगहों पे यही आएगा। ऊर्ध्वाधर से कोण थीटा पर तनाव, ऊर्ध्वाधर से थीटा कोण पर नॉर्मल रिएक्शन, अभिलंब प्रतिक्रिया बल वगैरह वगैरह आता रहेगा। तो यहां पर अब हमारे पास तनाव आ गया, तो देखो एक्चुअल में घूम कहां रहा है, घूम कहां रहा है, ऐसा सोच, घूम कहां रहा है सर, ये घूम रहा है इस तल में, ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रे घूम रे घूम रे घूम रे घूम मेरे, ये लोलक घूमो मेरे, लोलक घूमो मेरे, ऐसा घूम रहा है। तो यहां पर लोलक जब घूम रहा है सर जी, है ना, इसको थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं, जब लोलक घूम रहा है तो ये लोलक घूमेगा तो क्या होगा, ये लोलक घूमेगा तो क्या होगा सर, ये लोलक घूमेगा तो ये जो तनाव है इसके दो घटक आ जाएंगे। तो ये घटक क्या क्या आएंगे, एक घटक इस तरफ आएगा जिसको हम बोल सकते हैं टी कॉस थीटा, और एक घटक इस तरफ आएगा जिसे हम बोल सकते हैं टी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा तो इसमें देख, अब ये एक बात बता, त्वरण इसमें किस दिशा में, ना बेटा बढ़िया सवाल है, अच्छे से सोच कर रहे हैं हम, बिल्कुल आराम आराम से। यहाँ पे कौन थीटा, थीटा कोण पर, सॉरी थीटा कोण पर तनाव T इधर लग रहा है, इसके दो घटक, एक साइन, क्योंकि अच्छा अब ये भी भूल गए तुम, बहुत बढ़िया। ये अगर एंगल के साथ कोण होता तो कॉस होता है, एंगल के साथ होता तो कॉस घटक होता है, और एंगल के लंबवत होता है तो साइन घटक होता है। तो यहां पर क्या हुआ, देखो बेटा, इसके अब मैंने दो घटक कर लिए। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण जो है ना, अगर मैं y दिशा में देखूं, y दिशा में F नेट शून्य है। क्यों, क्योंकि ये ऐसा ऐसा घूम रहा है, ऐसा ऐसा घूम रहा है, इसे उड़ थोड़ी ना आ रही कहीं पर, ऐसे घूमते 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 उड़ थोड़ी ना जाएगा, y दिशा में नहीं है सर, y दिशा में F नेट शून्य है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं t cos थीटा जो होगा वो mg के बराबर होगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसी प्रकार से मैं x दिशा में देख रहा हूं, x दिशा में, तो x दिशा में यहां पर ये इस क्षैतिज तल में ऐसा घूम रहा है। अरे इमेजिन कर पा रहे हो, ये ऐसा घूम रहा है, ढूम 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 ढूम, ये ऐसा घूम रहा है। अरे भले ही बंधा ऊपर से, लेकिन घूम तो ऐसा आ रहा है, ये ऐसा ऐसा घूम रहा है। तो अगर ये ऐसा ऐसा घूमेगा सर, तो यहाँ पर इसकी त्रिज्या, हाँ त्रिज्या तो आर दी भी हमें, तो यहाँ पर अब केंद्र की तरफ जो बल होगा उसे हम अभिकेंद्रीय बोलते हैं। तो एफ नेट एक्स दिशा में सर एक ही बल लग रहा है जिसे हम बोल सकते हैं टी साइन थीटा। क्या बोल सकते हैं, टी साइन थीटा, एक ही बल केंद्र की तरफ है जिसको हम बोल सकते हैं टी साइन थीटा। अब यहाँ पे एफ नेट क्या होगा,
एफ नेट क्या होगा, एफ नेट जो होगा सर उसे हम लिख सकते हैं mv² बटा आर। क्यों, क्योंकि अरे रे 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 सीधे कैसे लिख दिया सर, अरे यहाँ पर बेटा ये एफ नेट है जो अभी केंद्रीय बल है, गोल घूम रहा है तो अभी केंद्रीय बल की जरूरत है, तो यहाँ हो जाएगा एफ सी बराबर टी साइन थीटा। और एफ सी क्या है सर जी, एफ सी जो है वह है mv² बटा आर। तो यहां से कहानी खत्म होती हुई दिख रही है हमें, हो जाएगा mv² बटा आर बराबर टी साइन थीटा। इसे समीकरण नंबर 2 बोल दो, इसे समीकरण नंबर 1 बोल दो, है ना। हमको निकालने का है वी वेग, अभी तो हम निकाल रहे हैं वी वेग, पहले वी वेग निकाल लेते कितने वेग से घूम रहा है, ठीक है। क्या क्या पूछ सकता है, वी वेग पूछ सकता है और आवर्तकाल पूछ सकता है। वेग निकाले तो आवर्तकाल चुटकी में निकाल लेगा, चिंता मत कर। तो यहां पर क्या हो सकता है सर, इन दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं। और मैं फिर से बोल रहा हूं मेरी बातों को बेटा, रिपीट कर रहा हूं, ये जो आंसर आ गए 99.99 केसेस में बागी यही आंसर आने वाले हमारे। तो यहां पर मैंने कर दिया दूसरा समीकरण बटे में पहला समीकरण। क्यों, देख मैं चालाक हूं, क्योंकि ये हो जाएगा टी साइन थीटा बराबर mv² बटे में आर, अरे सर स्मॉल आर, ओहो कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल आर बटे में टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा यहां पर mg। तो यहां पर क्या होगा बेटा जी, यहां पर m से m कट जाएगा, t से t कट जाएगा। अब भाई मेरी चालाकी समझ में, यहां पे साइन बटा कॉस टेन थीटा बन जाएगा, और ये टेन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा v² बटा में आर जी। तो यहां से मुझे वेग मिल गया, और ये अभी आगे इधर आदिकाल अनादिकाल तक हम ये जब जब डिराइव करेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से ये जो बातें मैं कर रहा हूं आज की क्लास में, ये आपको न्यूटन के गति के नियम में वृत्तीय गति के नाम से दी गई है ना। और इसके पहले वाले जो 2 क्लासेस में हमने डिस्कशन किया था वो टुकड़ों में कहीं कहीं फेंका हुआ है, वो सब कुछ मैंने समझ कर पढ़ा है। तो मैं जो आज बातें कर रहा हूं ये न्यूटन के गति के नियम में वृत्तीय गति के रूप में दिया गया है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं सर, पहली बात तो टेन थीटा, या यहां से मैं वेग लिख सकता हूं, ये हो जाएगा आर जी टेन थीटा, वेग का स्क्वायर है, इस पे रूट चला दें, इस वेग से ये घूम रहा है अंडर रूट आर जी टेन थीटा। किससे घूम रहा है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। किससे घूम रहा है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा से घूम रहा है। यह वेग इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार अभी हमको आएगा आगे भी। क्लियर है कहानी। अच्छा सर, अब तो इसमें आवर्तकाल क्या निकालेंगे, आवर्तकाल निकालना था हमें, तो आवर्तकाल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आवर्तकाल क्या आ जाएगा, आवर्तकाल आ जाएगा सर, आवर्तकाल होगा 2 पाई आर बटे में भी है। हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये गोल 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 घूम रहा है। आवर्तकाल क्या होता है, कोई भी चीज गोल घूमती है तो 2 पाई आर बटे में वी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई आर तो है ही, वी का मान हमने निकाल लिया अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो तुम चाहो तो देखो ये आ रही है, रूट आ रहे है ना, डर मत जाना। ये मैं कर रहा हूं 2 पाई बाहर रख रहा हूं अंडर रूट, यहां पर इसमें आर बचेगा और नीचे जी टेन थीटा बचेगा। क्लियर है। तो यहां पर ये छोटी सी कहानी खत्म होती है। हम चाहे तो यहां पे एल और आर में भी संबंध लिख सकते हैं, है ना। देख क्या मैं लिख सकता हूं, यह है लंब, यह है कण। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं साइन थीटा बराबर हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटे कण। तो यहां से अगर आपको वो आर ना बोलते हुए एल के बीच में बोले तो ये इसका भी उपयोग कर सकते हो, मतलब आर की जगह यहां पर ये बातें रखी जा सकती है। तो यहां से जो आवर्तकाल का मान निकलेगा उसको हम कैसे कर सकते हैं, ये जो हमने सीखा इसी को हम आगे ले जाते हैं। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, आवर्तकाल हो जाएगा बेटा, यहां से हम लिख पाएंगे सर, ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट आर। आर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, एल साइन थीटा लिख सकता हूं। तो एल साइन थीटा बटे में जी टेन थीटा। टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा फिर से लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो यहां से ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा हो जाएगा, और इसे फिर साइन से साइन कट जाएगा, और साइन से साइन जैसे ही कटेगा तो क्या हो जाएगा भैया, साइन से साइन कटते ही यह यहां से बचेगा, ये हो जाएगा सर 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा बटे में जी। ये हमारा आवर्तकाल का आंसर आ जाएगा, है ना। अब आवर्तकाल का मान तो आ गया, अब इसी सवाल या इसी प्रकार के और भी छोटे छोटे सवाल हमसे पूछे जा चुके हैं, है ना, पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जा सकता है उसकी बातें करते हैं हम, है ना। हम एक और बढ़िया सी कहानी पढ़ेंगे, उसमें मान के चलो मैंने ये बोला कि मेरे पास एक कटोरा है, क्या है भैया, एक कटोरा
कटोरा है, जैसे बाउल हमारे घरों में होता है ना, तो एक बाउल है भैया। अब इस बाउल में क्या हो रहा है, इस बाउल में यहां पर एक चींटी है, बाउल में एक चींटी गोल गोल घूम रही है। तो यहां पर ये जो चींटी या जो चीटा है, ये अगर गोल गोल घूम रहा है ना, अपने अपने हिसाब से अपना देख सकते हो, चींटी पसंद या चीटा, चींटी चीटा कुछ भी देखो। तो यहां पर ये जो चींटी चीटा है, ये जो चींटी चीटा है, ये चींटी चीटा ऐसे गोल 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 घूम रहा है ना, ऐसे गोल गोल घूम रहा है। तो ये जब गोल गोल घूमेगा तो उसमें क्या होगा, यह अब हम समझते हैं। देखिए बेटा, तो यहां पर ये जब गोल घूमेगा तो गोल घूमने में क्या होगा, यहां पर गोल घूमते वक्त यह ऐसा ऐसा किसी त्रिज्या स्मॉल आर त्रिज्या में घूम रहा होगा। अब ये अगर यहां पर स्मॉल आर त्रिज्या में घूम रहा है और इसकी बाउल की त्रिज्या मैंने कैपिटल आर बोल दी और ये एंगल कुछ थीटा बोल दिया, तो अब ये जब गोल घूमेगा, ये जो चीटा है ये गोल घूमेगा, तो यहां पर यह भी वृत्तीय गति कर रहा है, यह भी वृत्तीय गति कर रहा है। तो इस वृत्तीय गति के लिए यहां पर हम कैसे इसमें देखिए कि इसकी वेग वगैरह क्या होगा, इसका वेग वगैरह क्या होगा। तो देखो भैया, इसका वेग कैसे निकालेंगे। तो यहां पर ये वेग कैसे बनेगा, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होगी, तो ये त्रिज्या स्मॉल आर है। अब यहां पर सर कोई रस्सी तो है नहीं, जिसने रस्सी ने इसको पकड़ के रखा था, रस्सी से गोल गोल घुमा रही थी, तो रस्सी तो है नहीं जो इसे गोल गोल घुमा रही थी। तो यहां पर अब किसने पकड़ कर रखा हुआ है, तो सर एक्चुअल में क्या होगा, यहां पर ये है कटोरा, तो कटोरे की जो सतह है वो इसे एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगी। क्या देगी, एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल देगी। तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल, हाँ नॉर्मल रिएक्शन, अब कहीं पर भी खड़े होते हो तो एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल मिलता है, तो अभिलंब प्रतिक्रिया बल जो है वो इसे नॉर्मल रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन मिलेगा और ये इसे घूमने में मदद करेगा। कैसे मदद कर रहा है देखो, इसी को हम समझते हैं। इसी चीज को बेटा मैं यहां पर अलग से बना रहा हूं, ये एक स्पर्श रेखा है ना, यहाँ पे कटोरा होगा, ये कटोरा होगा, कटोरी कोई ना कोई सतह होगी, तो ये स्पर्श रेखा देखिए हमेशा ऐसा ही घूमता रहेगा। तो यहां पर अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमने बोला कि सर ये कोण थीटा, अगर ये कोण थीटा है, ध्यान से देखना, ये वाला कोण जो है वो थीटा है, तो यहां पर हम देख सकते हैं सर कि इस सतह पर नीचे की तरफ तो mg लगेगा ही हर बार की तरह, और इसमें यहां पर n ऊपर की तरफ अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगेगा। जैसे यहां पर यह अभिलंब प्रतिक्रिया बल लग रहा है, वैसे ही पहले यहां पर यह तनाव लग रहा था। क्या लग रहा था, तनाव लग रहा था। अब क्या है, अब है यहां पे अभिलंब प्रतिक्रिया बल। सर ये लगा इस दिशा में, तो क्या मेरे प्यारे बच्चे यहां बता सकते हैं कि सर ये वाला कोण भी थीटा होगा। क्यों, क्योंकि सर अगर ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा, तो ये वाला कोण, ये अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वो भी थीटा बनेगा। तो आओ बच्चों इसका आंसर निकाले, ये हो जाएगा n cos थीटा। एग्जैक्ट वही इक्वेशन बनेगी, सब कुछ वही होगा, वहां नॉर्मल था, यहां तनाव होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इसमें हम इसे लिखेंगे सर, ये हो जाएगा n sin थीटा। ठीक है, अब ये यहां पर n sin थीटा की वजह से गोल 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 घूमेगा आर त्रिज्या में। मतलब अगर मैं y दिशा में जैसे पीछे करा वैसा का वैसा करूंगा, y दिशा में मैंने जो लिखा था वह था t cos थीटा, यहाँ t सॉरी यहाँ n sin थीटा, n cos थीटा है। तो y दिशा में f नेट जो होगा वह शून्य होगा, y दिशा में f नेट जो होगा वह शून्य होगा, और कितना होगा, ये हो जाएगा n cos थीटा माइनस mg बराबर होगा शून्य के। n cos थीटा माइनस mg किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर होगा। इसी प्रकार से क्यों, क्योंकि भैया y दिशा में उड़ थोड़ी ना रहा है चीटा, भैया चीटा ऐसा घुमा, चीटा गोमा, तो यहां पर लिख सकता हूं n cos थीटा बराबर होगा mg के। इसी प्रकार से x दिशा की बात कर सकते हैं, x दिशा में क्या होगा, x दिशा में क्या होगा, तो सर x दिशा में बात करें तो एक ही बल लग रहा है जो है n sin थीटा, एक ही बल लग रहा है जो कि है n sin थीटा, और ये n sin थीटा ही मेरा f नेट रहने वाला है।
नेट परिमाणी बल x दिशा में, खत्म बात। और यही जो होगा वह Fc के बराबर होगा, जिसे मैं n sin थीटा बोल रहा हूं। और Fc जो होगा वह क्या है, इतनी देर से क्या डिस्कशन कर रहे हैं भैया, Fc m इंटू AC और m इंटू AC। AC क्या होगा, AC क्या होगा, AC जो होगा सर वो v स्क्वायर बटा r हो जाएगा, स्मॉल r होगा, क्योंकि ये एक बाउल की जो त्रिज्या है, बाउल बहुत बड़ा है, इतना बड़ा बाउल है, और इसकी जो त्रिज्या है वो बहुत बड़ी त्रिज्या है, लेकिन जो चीटा है वो तो छोटी सी त्रिज्या में ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है, ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है, त्रिज्या ये चीटा ऐसा घूम रहा है। तो अगर चीटा ऐसा घूम रहा है तो इसमें यहां पर स्मॉल r त्रिज्या आएगी, जिसे मैं लिख सकता हूं n sin थीटा बराबर हो जाएगा mv स्क्वायर बटे में स्मॉल r। इसे समीकरण नंबर 2 बोल दो, इसे समीकरण नंबर 1 बोल दो, जैसे पीछे किया वैसा का वैसा वही आंसर, एक बार नहीं 1000 बार आएगा, आज नहीं कल भी आएगा। देखना भैया, यहां पर आप इसे डिवाइड कर देते तो मैंने बोला 2 समीकरण बटे में पहला समीकरण बराबर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा n sin थीटा बटे में n cos थीटा, ये बराबर क्या होगा mv स्क्वायर बटे में r, और पूरे के बटे में हो जाएगा यहां पे mg। तो यहां से m से m कट गया, n से n कट गया, तो हो गया tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन में rg। यही आया, बिल्कुल वही आया। वेग कितना आएगा, वेग आएगा अंडर रूट rg tan थीटा, हमेशा आएगा, बिल्कुल हमेशा आएगा। क्लियर है कहानी। इसी प्रकार से कल की क्लास में भी, हम अगली क्लास में भी चर्चा करेंगे, जिसमें हम बाइक सवार की बात करेंगे, साइकिल सवार की बात करेंगे, गाड़ी की बात करेंगे, मोटरसाइकिल की बात करेंगे, या एक हम कार की बात करेंगे, ढालू सड़क की बात करेंगे, है ना, कि कैसे सड़क को मोड़ दिया जाता है ताकि आसानी से गाड़ियां मुड़ पाए। वो सब कुछ इसी कंसेप्ट पे बेस होगा। क्लियर है बेटा। और साथ ही साथ फिर हम उसके बाद में घर्षण को लेकर भी छोटी मोटी बातें, 1-2 सवाल अगली क्लास में करने वाले हैं, और फिर लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। तो आज की क्लास के लिए हम अभी इतना ही रखेंगे, आगे बढ़ेंगे, क्विज के 2 सवाल लेंगे छोटे छोटे से, जल्दी से इनका जवाब बताइए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने, आपको यह सोचना है कि एक मोटरसाइकिल चालक जब मुड़ता है तो वेग दुगना कर लेता है, तो उस पर केंद्र की ओर लगने वाला बल कितना हो जाएगा। वेग और बल में क्या संबंध होता है, आसान सा सवाल। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं अब हम अगले सवाल की तरफ। इसी प्रकार का एक और सवाल, हमें बोला है 0.5 किलो की गेंद 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 0.4 त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है, अभी केंद्रीय बल क्या होगा। आसान सी बात, बिल्कुल एक लाइन का सवाल। चलिए तो इन दोनों सवालों के जवाब जान लेते बेटा, आसान आसान से सवाल थे, है ना। हमें और भी पढ़ना था, लेकिन समस्या वही है कि अगर अब हम अगली जगह कूद गए, हमने सोचा कि यार ऐसा कुछ करते हैं कि हम आगे पढ़ लेते हैं और मोटरसाइकिल वगैरह की कहानी शुरू कर देते, तो मोटरसाइकिल फिर कार फिर रोड का बंकन वगैरह सब एक साथ आ जाएगा बेटा, उसमें ज्यादा समय लग जाएगा। ठीक है, तो हम वीडियो को 2-3 घंटे का नहीं बनाना चाहते, हम यहीं पर इसी चीज को क्विज ले लेते हैं, उसके बाद में आगे हम एक 1 मिनट रिवीजन करके बातें खत्म करेंगे। एक मोटरसाइकिल चालक, देख अगर अभी केंद्रीय बल लग रहा है तो अभी केंद्रीय mv स्क्वायर बटा r होगा। तो बोला है कि उसने अपना वेग दुगना कर लिया, आसान सी बात है, वेग दुगना करेगा तो fc जो है सर समानुपाती है v स्क्वायर के, या अगर ये वेग दुगना हुआ तो यह 4 गुना हो जाएगा। वेग दुगना होने पर अभिकेंद्रीय बल जो है वह 4 गुना हो जाएगा।
इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम और एक और जोरदार सवाल। 0.5 किलो की गेंद 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 0.4 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गतिशील है। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल क्या होगा? तो सर अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला है mv² बटे में r। द्रव्यमान कितना है? 0.5। वेग कितना है? वेग कितना है? 4 मीटर पर सेकंड, 4 का स्क्वायर। त्रिज्या है 0.4। तो यहां से बेटा ये पॉइंट ने ये पॉइंट को मार दिया, बट्टे में 10 पॉइंट ने पॉइंट को मार दिया। तो 5 गुणा 4 का वर्ग 16, या 4 का वर्ग नहीं करना तुझे तो 4 × 4 लिख ले, क्योंकि नीचे वाले 4 से 4 कट जाएगा, साफ दिखता है हमें। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 20 न्यूटन आ जाएगा। अरे बल है भैया, बल है, 20 न्यूटन आ जाएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से हम ऐसे आसान से सवाल कर सकते बेटा। तो आज हमने वृत्तीय गति की बल गति की पढ़ी। आज हमने देखा सर कि जो अभिकेंद्रीय बल होता है वो mv² बटा r होता है। आज ही के दिन में हमने ये समझा सर कि mv² बटा r परिमाणी बल है केंद्र की तरफ। सवाल हुए? हाँ, केवल सवाल हुए। क्यों? क्योंकि इसमें सवाल ही करना है हमें, हमको सब चीज का फील ऑलरेडी आता है। तो ये जो अभिकेंद्रीय बल है वह कोई देता है ना। जैसे हमने देखा सर कि यहाँ पर एक रस्सी होगी, इसमें द्रव्यमान m लगा दो, ये रस्सी गोल घूम रही है, मतलब ये द्रव्यमान गोल घूम रहा है। तो यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल कौन दे रहा है? तनाव दे रहा है। स्प्रिंग है, अगर स्प्रिंग में एक ब्लॉक m को लटका दिया और स्प्रिंग को घुमा रहे तो अभिकेंद्रीय बल कौन दे रहा है? स्प्रिंग बल दे रहा है। ऐसे मान के चल हमारे पास सूरज है, सन है हमारा, और यहां पर हमारी अर्थ है, पृथ्वी मां धरती मां गोल घूम रही है। तो इसे अभिकेंद्रीय बल कौन दे रहा है? सर यहाँ पर अभिकेंद्रीय बल जो है वो गुरुत्वीय बल Gm1m2 बटा r² दे रहा है। यह जो Gm1m2 बटा r² होगा यह अभिकेंद्रीय बल दे रहा है, Fc दे रहा है, या Fc की जगह में mv² बटा r लिख सकता हूं। पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी की त्रिज्या लिख सकता हूं यहाँ पे। इसे पृथ्वी को 2 नंबर बोल देते हैं, सूरज को 1 नंबर बोल देते हैं। तो ऐसे ही सारे सवाल करने होंगे। आने वाले समय में भी ऐसे सवाल आएंगे जिसमें हमें बस यह देखना होगा कि केंद्र की तरफ कितना बल लग रहा है। केंद्र की तरफ जो बल लग रहा है वो अभिकेंद्रीय बल होगा और वो mv² बटा r, या उसे हम m⍵² लिख सकते हैं। क्लियर है बेटा? चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क हर बार की तरह ऐप में मिल जाएगा आपको। कल की क्लास में मिलेंगे जिसमें हम वृत्तीय गति की बल गति की पे और भी सवाल करेंगे और एक और इंपॉर्टेंट सी बात पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति। तो जितना पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेना बेटा। मिलते हैं हम अब अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो।